गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। इस बार ये पल आने में थोड़ा लंबा वक्त लगा, लेकिन फिर भी ये दिन और ये पल बहुत ही खास है, क्योंकि आज आपके सामने वो स्टूडेंट्स आने वाले हैं या वो स्टूडेंट्स आ चुके हैं, वो साधक मौजूद हैं जिन्होंने गुरु परंपरा योग संस्थान का नाम रोशन किया है। इसमें उनकी खुद की मेहनत है और वो खुद की मेहनत की वजह से ही उनको सफलता मिली है, लेकिन मेहनत उनकी और नाम गुरु परंपरा योग संस्थान का भी होता है। जिस संस्थान से जुड़े हैं उस संस्थान का भी नाम रोशन होता है। इसीलिए आपकी मेहनत का क्रेडिट हम ले रहे हैं, बोल के ले रहे हैं। और संस्थान के सभी शिक्षक तहे दिल से आपको आगे की योग यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी सफल प्रतिभागी साधक योग के क्षेत्र में यूं ही सफलता का परचम लहराते रहें। और आज खास दिन इसलिए भी है कि जो हमने और 2 किताबें लिखी हैं, यूनिट 2 और यूनिट 3 की, जिसमें हमने भगवद गीता योग वासिष्ठ को एक साथ लिखा है और 18 उपनिषद को एक साथ एक पुस्तक लिखी हुई हमने, जो आपके सिलेबस में है। और जिस तरह से योग दर्शन में हर सूत्र के बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, जो पीवाईक्यू है, जो पहले यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन दिए गए थे, उसी तरीके से भगवद गीता योग वासिष्ठ और 18 उपनिषद में भी वो पहले पूछे गए क्वेश्चंस को पुट किया गया है। तो उसको भी लास्ट में हम आपके सामने पुस्तक का भी इनॉग्रेशन करेंगे। अभी हम लोग जो सफल कैंडिडेट हैं उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जेआरएफ होल्डर शारदा सूर्यवंशी जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। और आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे देश में दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट आया, योग विषय में सिर्फ 28 स्टूडेंट ही जेआरएफ पास कर पाए। यानी जेआरएफ सिर्फ 28 स्टूडेंट को ही मिला। और उस 28 स्टूडेंट मतलब पूरे देश में सिर्फ 28 जेआरएफ हुए, और उसमें से एक जेआरएफ अपने गुरु परंपरा योग संस्थान से शारदा सूर्यवंशी जी रही हैं। शारदा सूर्यवंशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी उन्नति की, संस्थान का नाम रोशन किया, हमारी गरिमा को बनाए रखा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। उसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, जो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफिकेशन की, तो पूरे देश में दिसंबर 2024 का जो रिजल्ट आया, 298 स्टूडेंट्स का चयन हुआ। और खुशी की बात यह है कि अपने संस्थान से 11 साधकों ने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास की। बहुत खुशी की बात है। उनमें से पूजा रानी जी, जो आपको पढ़ाती भी हैं, एक सवाल से बस जेआरएफ रह गया, बस एक सवाल से नहीं, 2 नंबर से जेआरएफ रह गया। राजवीर यादव जी दिल्ली पुलिस में हैं। चंद्रकला जी, राधेश्याम जी, सरिता जी झुंझुनू से, किरण जी भिवानी से, नेहा जी दिल्ली से, रिया बिष्ट जी उत्तराखंड से, उदयपुर से निकिता जी, दिल्ली से मुकेश जी, और पुंडलिक बुरांडे सर को तो जानते ही हैं, हर बार पेपर देते हैं और हर बार नेट क्वालिफाई करते हैं। ये साधारण बात नहीं है। उनके जज्बे को सलाम है। पीएचडी में भी पूरे देश से 625 स्टूडेंट पास हुए, और गुरु परंपरा योग संस्थान से 20 से ज्यादा स्टूडेंट ने पीएचडी पास किया। कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था, फोन चेंज हुआ तो कई लोगों का मैसेज डिलीट हो गया। जिनका नाम मुझे याद रहा वो है मेघा ठाकुर जी, भूमि रमानी जी, मनीता जी, नेहा गुप्ता जी, विमल संजय ढेरे जी, वेदनपाल जी, पीयूष जी, श्वेता शर्मा जी, पल्लवी जी, शामली भारती जी, आद्रा जी, सुखबीर जी, श्वेता जी, दीपक जी, सविता बाबरे जी दिल्ली से, कविता सरन जी, सोनिका जी, दीपक परिहार जी, ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने पीएचडी की परीक्षा पास की है।
और संस्थान के लिए गौरव का पल है ये। मैं फिर से माफी चाहूंगा कि इसका इंतजार सभी लोगों को था। सब लोग कहते थे कि नहीं, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके अनुभव जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने परीक्षा पास की है। तो अभी हम सबसे पहले चलेंगे जेआरएफ होल्डर हमारे शारदा सूर्यवंशी जी के पास। शारदा सूर्यवंशी जी मौजूद हैं, अपना वीडियो खोलेंगी। आपका स्वागत है। जी सर, जी सर। और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, इस एंगल से बताएं कि आपने कैसे तैयारी की, ताकि जो अभी स्टूडेंट्स करंट बैच के हैं वो आपके तैयारी से, आपके अनुभव से लाभ लेकर के वो भी जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर पाए, और जिनकी जेआरएफ की उम्र नहीं है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या जो पीएचडी के लिए करना चाहते हैं पीएचडी क्वालिफाई कर पाए। शारदा सूर्यवंशी जी। जी धन्यवाद सर जी। हरिओम, सभी को मेरा प्रणाम। वीडियो खोल सकती हैं तो ठीक रहेगा। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाकी सभी को मेरा प्रणाम। तो तैयारी ऐसा है कि जो नोट्स आपने दिए हुए थे, सारे नोट्स के पीडीएफ मैंने फोटोकॉपी सबकी निकलवा के रखी हुई थी, और जो एमसीक्यूज था वो आप अगर चेक भी करते होंगे, देखते होंगे कि 12 बजे भी 1 बजे भी हम लोग मेरा एमसीक्यू सबमिट होता रहता था। तो वो एमसीक्यूज बार बार किया ताकि वो रिमाइंड रहे सारे क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज। और जो हमारी एक अलग से जो हम 3-4 लोगों का हमारा ग्रुप था जिसमें सारे पढ़ने वाले ही थे, हमारा फ्रेंड सर्कल है 4 लोगों का। तो हम जब भी टाइम मिलता, कोई भी एक फ्री है तो हम बैठ के पढ़ाई करते थे। अगर मैं काउंट करूँ आवर्स के रूप में तो हम 6 to 7 आवर्स पढ़ते थे। सभी मैरिड है उसमें, ऐसा नहीं कि कोई अनमैरिड है, सारे मैरिड है और बच्चे भी हैं सभी के। टाइम निकाल के रात के 3-3 बजे तक भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो बस यही है कि सेल्फ स्टडी जो नोट्स है वो इनफ है, सर के जो नोट्स है वो सारे इनफ है। अगर आप उतना ही पढ़ के जाएंगे तो आपका नेट भी निकलेगा, जेआरएफ भी निकलेगा। बस यही है कि स्वाध्याय आप जितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि एक होता है कि आपके पास मटेरियल आ गया है, आपने मटेरियल को रट लिया, वो आपको नहीं फलेगा जब तक आप उसको खुद से नहीं पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड, बुक से भी, नोट से भी, और अपना खुद का नोट्स नहीं बनाएंगे। अगर 8 हमारे हट ग्रंथ है तो आपके पास 8 कॉपीज होने चाहिए, वो सारे हट ग्रंथ के इंडिविजुअल, वैसे ही उपनिषद के भी होने चाहिए। ये तो हमारा हो गया पेपर 2, लेकिन पेपर 1 का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि अगर पेपर 1 हम नहीं करेंगे, वो हमारा कमजोर पार्ट होता है। क्योंकि हम योगा वाले, तो हमारे लिए पेपर 1 जो होता है वो टफ जाता है, लेकिन पेपर 1 को क्या करें, लेके चलना ही पड़ेगा। तो उसमें से जो इजी यूनिट है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन्वायरमेंट, आईसीटी, इन सब में हम मेहनत कर सकते हैं। तो मैंने ये कुछ 3-4-5 यूनिट थे, क्योंकि मेरा भी मैथ्स अच्छा नहीं है, तो ये 3-4 यूनिट थे जिनको मैंने पढ़ा था। तो इस वजह से इस बार मेरा नंबर थोड़े ठीक ठाक आए। पहली बार जब अटेम्प्ट किया तो मेरा नेट क्लियर हुआ था, अब दूसरी बार जब किया तब जेआरएफ हुआ। तो पहली बार में मैंने पेपर 1 कुछ भी पढ़ के नहीं गई थी। अब सेकंड टाइम में मैंने पेपर 1 में मेहनत करी थी। तो पेपर 1 भी आपको ना चाहते हुए पेपर 1 पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप रो के पढ़िए चाहे हंस के पढ़िए, पेपर 1 करना ही पड़ेगा। उसी से आप स्कोर कर पाएंगे। सोचेंगे कि पेपर 1 के बगैर हम स्कोर करें तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर 2 में चाहते और ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमें पजल कर देते हैं। हमें जब बाहर निकलेंगे तब पता चलता है कि ओ इसका तो ये आंसर था, मैंने ये लगा दिया। पता होते भी हम गलत करके आते हैं। तो हमें थोड़ा सा सेफ जोन के लिए पेपर 1 की भी तैयारी भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पेपर 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमें घुमा देते हैं। तो वही है कि आपको दोनों जगह ही प्रॉपर तैयारी करके जाना पड़ेगा। जी सर, धन्यवाद सर जी। शारदा जी, बाकी लोग ये सोचते हैं कि सारा घर का काम करते हुए भी सिर्फ ऑनलाइन क्लास में सुन लेंगे, लगा करके कान में हमने माइक लगाया, सुन लिया, उससे पास हो जाएंगे। तो क्या ये संभव है? क्या खुद से क्लास के बाद आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसके सर बारे में? मैं तो कहती हूँ कि आपको जब भी टाइम मिले पढ़ो। हम तो नाइट में ऐसा करते थे कि सूत्रास, नाइट में ऐसा हुआ कि बेड पे सोए हुए 10 मैं तो 10 सूत्रास करती थी। 10 सूत्रास लर्न किया, उठते ही सबसे पहले माइंड में वो रिकॉल किया
क्योंकि क्या होता है कि हम टाइम तो ऐसा है कि हम वो सोचेंगे कि निकले तो टाइम कभी नहीं निकलेगा। इवन खाना बनाते बनाते जो वीडियो सुनने ऑडियो सुनने का काम है वो खाना बनाते बनाते होता था। अगर खाना से फ्री हुए तो फिर प्रॉपर हम हमारा जो ग्रुप था हम साथ में बैठ के पढ़ते ही पढ़ते थे। तो आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, वो भी कम से कम 4 to 5 आवर्स तो देना ही होगा। क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होता था, सब कुछ पढ़ लिया सब कुछ पढ़ लिया, बट जब एग्जाम में वो जो हॉट सीट पे जाके बैठना होता है ना, उसमें वो माइंड पजल हो जाता है। मेन टास्क तो वही है, आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप कितना रिकॉल कर पाते वो मायने रखता है। क्योंकि ऐसा तो हम सोचेंगे कि सारे ग्रंथ हमने पता नहीं कितने बार पढ़ लिया है, हठ ग्रंथ हो चाहे उपनिषद हो सब पढ़ लिया है हम लोगों ने, एमसीक्यूज भी कर लिए, लेकिन हम हमारा मेन क्या होता है कि जब हम एग्जाम सीट पे बैठते हैं ना, वहां पे सब इरेज हो जाता है। तो मेन होता है कि वहां पे याद आना चाहिए हमको कि ये इसका आंसर है, चाहे कितना भी घुमा के पूछे। तो हमें वो मेन मायने है कि वहां पे हमें रिकॉल होने चाहिए जो हमने पढ़े हुए हैं। जी सर। यानी कि शारदा जी ये कह रही है कि जो हम पढ़ते हैं उसको खुद से मनन, कहते हैं ना, बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन में ग्रुप डिस्कशन में आप उसको फिर व्यवहार में उतार देते हो। तो इस बार ग्रुप डिस्कशन भी आप लोगों के लिए है। नए बैच में हमने बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन बैच बनाए हुए हैं जिसमें 5-5, 6-6 अपने टाइम के हिसाब से सब लोग जुड़े हुए हैं। और शारदा जी ने कहा कि 4 से 5 घंटे कम से कम आपको निकालना पड़ेगा। शारदा जी से एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि शुरुआत के जब बैच शुरू होता है, शुरुआत के 1 महीने 1.5 महीने तक बहुत जोश होता है, और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो जोश ढीला पड़ जाता है। वो उसमें फिर वो जोश जोश के साथ आप जिस उत्साह से पढ़ाई कर रहे थे वो उत्साह कम पड़ जाता है। उत्साह कम पड़ने की वजह से जो आपका इतनी अच्छी तैयारी 1 महीने 1.5 महीने की थी वो फिर लास्ट में 2 महीने आपका खत्म हो गया। फिर लास्ट में 2-3 महीने खत्म हुआ, लास्ट के 15 से 20 दिन पहले आप जागते हैं अचानक से। तो उस वक्त जो है आपकी तैयारी मुझे लगता है कि शायद अच्छी नहीं रह पाएगी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो है सर जी। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम भी क्योंकि उस दौर से गुजरे, जब शुरुआत में क्या होता है यूनिट्स नए नए होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा आता है। जैसे जैसे यूनिट्स कंप्लीट होते हैं वो तब तो कंप्लीट हो गया यूनिट, तो लोग मतलब होता क्या है कि रिवाइज नहीं करना चाहते, होता ये है कि पढ़ लिया अब ठीक है, अब एग्जाम के टाइम पे उसे वापस से रिविजन कर लेंगे, और बीच का टाइम वो चला जाता है। फिर वही होता है कि एग्जाम के 15 दिन पहले 1 महीने पहले बिल्कुल रट्टा मार वाला चलता है, वही एग्जाम में देख के आते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उसका फायदा नहीं होता, बहुत से लोग इसी से ही जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इससे फायदा नहीं होता है। लेकिन फिर ऐसा होगा कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे जब वो गहन के चीजों में बारे में पूछा जाएगा तो फिर उसका आंसर नहीं दे सकेंगे। तो ये कि वो गैप हमें मतलब कि नहीं लेके आ रहा है, हमें वो भले 1 घंटा पढ़े, मत पढ़िए 5 घंटे 4 घंटे, लेकिन वो रूटीन में रहना चाहिए। चलते उठते बैठते कोई भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते थे, भले जैसे कि मैं क्लास अगर अटेंड नहीं भी कर पाई तो मैं बाद में वीडियो देख लिया, लेकिन ये कि मेरा रिटर्न वर्क, मेरी आदत है कि मैं लिख के पढ़ती हूँ, तो मेरा रिटर्न वर्क बहुत ज्यादा होता है। मैं हर ग्रंथ को आपका नोट्स भी रखती थी, और मेरा खुद का अपना भी हाथ से बनाया हुआ मेरे पर्सनल नोट्स भी है। तो बीच में आता है, ऐसा दौर आता है जिसमें हमको लगता है कि अब एक्चुअली होता है कि हमको आता है बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन ये चीज नहीं है। आप भले 1 आवर दो, लेकिन उसको कंटिन्यूसली पढ़ाई को जारी रखना है। बहुत सुंदर। आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं शारदा जी से, अपनी कोई शंका हो तो उसके लिए आप सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हैं उनसे बात करेंगे। किन्हीं का कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए और सवाल पूछ सकते हैं। पायल साहू जी बताएं। शारदा जी आपने एग्जाम को जाने से पहले जिस डेट को एग्जाम है उस दिन भी पढ़ा, या फिर उस दिन आपने सिर्फ रिकॉल करने का, शांत होने, क्या आपका क्या सोच विचार था उस दिन जिस दिन एग्जाम थी मॉर्निंग से? जब एग्जाम आपके नजदीक आने लगे ना, नया कुछ भी पढ़ना छोड़ दीजिए। जो आपका अच्छा है उसे और अच्छा कीजिए, नया मत कुछ भी कीजिए, सिर्फ रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए कि कितना आप
वहां पे बैठते हो तो आपको कितनी चीजें रिकॉल होती है। नया पढ़ना छोड़ दीजिए, एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही बंद कर दो नया कुछ भी करना, या 10 दिन पहले ही बंद कर दो नया कुछ भी करना, जितना आपने किया। क्योंकि अगर आपने 6 मंथ में नहीं किया, वो 10 दिन में क्या कर लोगे, क्या कर लेंगे 6 मंथ में। तो आपका जो ये जो 5 to 4 मंथ है वही है पढ़ने का। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, सिर्फ रिविजन करना है, नया कुछ भी नहीं करना। तो एग्जाम के दिन भी मैं क्या बताऊँ आपको, मैं एग्जाम के बाहर, हॉल के बाहर भी बैठ के मैं योग सूत्र को बस सूत्रास देख रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा यूनिट है जो अकेला सब पे भारी पड़ जाएगा अगर इससे क्वेश्चन गलत कर दिया तो एग्जाम के बारे में बैठकर सूत्रास देख रही थी, सूत्रास देख रही थी, क्योंकि वो सूत्रास है ही ऐसा कि भूल जाते हैं। तो जाना है, लेकिन जब एकदम लास्ट टाइम खत्म होने वाली, एंट्री बंद होने वाली, तब मैं जाऊंगी अंदर, क्योंकि अंदर बहुत टाइम वेस्ट होता है, एक एक घंटे पहले ही बैठा देते हैं। तो मैं बस बाहर भी सूत्रास ही देख रही थी, नया कुछ भी नहीं, जो पुराना पढ़ लिया बस उसी को रिकॉल कीजिए। ममता जी कुछ पूछना चाह रही हैं। जी सर, पहले तो हरिओम मैम जी। चलो। मैम मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि जो फर्स्ट पेपर की हमारी यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च वगैरह है, तो क्या इन्हीं सभी को करने से सफिशिएंट हो जाएगा हम लोगों के फर्स्ट पेपर में? हाँ देखो, मैंने तो यही 5 यूनिट्स है जो मैंने किया था। और मैं बता दी, आपका क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन है कि आपने कहाँ से किया, तो बहुत से ऑनलाइन यूट्यूब में हैं जो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। जी मैम, मैंने वैसे मैम अपनी यूनिवर्सिटी से किया है फर्स्ट पेपर को, तो मुझे उनका काफी अच्छा लगा, और जो मैम ने यूनिट पढ़ाई है हम लोगों के ग्रुप में, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई है, उनसे भी बेटर मैम ने पढ़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही आपको जहाँ पे अच्छा लगे आप वहां से अच्छे से तैयारी कीजिए, जहां से आपको समझ में आए। थैंक यू मैम। आकांक्षा जी। हरिओम मैम। हरिओम। मैम मुझे पूछना था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे, जैसे डेली हम लोगों की लगभग 4 घंटे की क्लासेस होती है, तो उसको दूसरे दिन अगर उस क्लासेस को वीडियोस को हम देखें, फिर उसके जब नोट्स बनाए, तब तक फिर शाम के फिर क्लासेस का टाइम आ जाता है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट आप कैसे किए? देखो, क्लासेस तो 4 चल रही है, आप उनको अटेंड कीजिए, लेकिन जैसे कि मेरा ये था कि मैं जब तक मेरा हठ योग कंप्लीट नहीं होगा मैं उपनिषद नहीं पकड़ूंगी, जैसे बता रही हूँ मैं। लेकिन क्लासेस चल रही है, चलने दीजिए, आप उनको पढ़िए सुनिए। लेकिन आपका जो जैसे रिटर्न में नोट्स बना रहे हो, तो पहले आप जिसको बना रहे हो उसको कंप्लीट कीजिए, क्लासेस चलने दीजिए। उसके बाद जैसे आपका हठ ग्रंथ कंप्लीट हुआ, फिर आप उपनिषद उठाइए। मतलब आप तो सीक्वेंस अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तो है, तो वो क्लासेस तो हो चुकी, लेकिन जब आप बनाएंगे तो क्या होगा, वो रिकॉल भी होगा और नोट्स भी बन रहा है और वो रिकॉल भी हो रहा है। तो किसी एक चीज को पकड़िए, पहले उसको कंप्लीट कीजिए, एक यूनिट को, फिर दूसरे पे जाइए। क्लासेस हो रही दीजिए, आप अटेंड कीजिए, क्योंकि आपका बेनिफिट ये भी होगा कि जब आप लिखित में नोट्स बनाएंगे तो आप फिर से उनको सुनेंगे, तो आपको क्या होगा, वो और रिकॉल होता चला जाएगा और अच्छे से आपको याद होंगी वो चीजें। एक दिन में 4 क्लास की बात जहाँ तक है, सिलेबस देख रहे हैं कितना बड़ा है। 10 यूनिट आपको पेपर 1 में पढ़ना है, 10 यूनिट पेपर 2 में पढ़ना है। तो जेआरएफ निकालना, यूजीसी नेट की परीक्षा पास करना, तो आप सब कुछ छोड़ करके इसमें समय ज्यादा देना पड़ेगा आपको। ये मेरा विचार है। देव जी कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं इसी टॉपिक पे पूछना चाह रहा था, जैसे 4 आवर्स की तो क्लास है, वो तो होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जब वो 4 घंटे की क्लास है और फिर 4 घंटे हम नोट्स बनाते हैं, तो मेनली हम वीडियो में जैसे पुंडलिक सर ने जो बताया है वो हाईलाइट करके लिखते हैं, सब चीज हाईलाइट करके लिखते हैं। तो उसमें मतलब 1 घंटे की क्लास है, तो हमें एक बुक का नोट बनाने में कम से कम 1.5 घंटा चला जाता है। तो लगभग हमारा 6 घंटा चला जाता है। 6 + 4 घंटे क्लास होती है, 10 घंटे खत्म, 10 घंटे खत्म हो जाते हैं। तो अब आप ये बताइए मुझे कि उसके अलावा जो हमारा पिछला हो गया, उसे हम रिकॉल कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आपका जो नोट्स है वो जितना शॉर्टकट में हो सके उतना होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊंगी, मेरा ईशावास्य उपनिषद का नोट सिर्फ 1 पेज का है, वो भी आगे पीछे का नहीं, सिर्फ एक सामने फ्रंट पेज पे ही है। उसमें भी नीचे की लाइन छूट चुकी है। हाफ में ही मैंने ईशावास्य उपनिषद का नोट्स बनाया है, एक एक लाइन की। तो नोट्स हमें बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना है कि 10 पेज का एक ग्रंथ का, एक हमारा ग्रंथ बिल्कुल 10-12 पेज चला गया। आपको ऐसा शॉर्टकट नोट्स बनाने हैं जो इसके की पॉइंट्स है, आपको सिर्फ की पॉइंट्स देख के जाने हैं। नोट्स ऐसा होना चाहिए आपका कि ये नहीं कि हम पूरा कॉपी भर दिए नोट्स से, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका 2-3-4 पेज, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपका शॉर्टकट, क्योंकि वही टाइम आता है एग्जाम के टाइम पे। आप
बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ सकते एग्जाम के टाइम पे। जब आपका डेट नजदीक हो, आपको की पॉइंट से रिकॉल करने होंगे। और जैसे कि आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। कुछ कुछ क्लासेस तो मेरी भी मिस हो जाती थी, जैसे कि अब क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं है कि 6 महीने की पढ़ाई होती है, 2 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से है इसमें। तो ऐसा होता है कि हठयोग ग्रंथ हमारा, चलो मैंने खुद से पढ़ लिया तो मैंने हठ प्रतिपिका मेरी अच्छी हो गई, तो मैंने क्या किया, कुछ क्लासेस मैंने अटेंड नहीं किया। मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि हाँ इसकी हो गई, तो उस जगह में अगर पढ़ा भी रहे, मैं क्लास अटेंड करते हुए भी नोट्स मेरा घेरण संहिता का बन रहा था। उससे क्या हो रहा था कि मैं दोनों को कंपेरेटिव भी कर पा रही थी। मान लो प्राणायाम क्लास चल रही है हमारे हठ प्रतिपिका की, और मैं घेरण लेके बैठी हुई हूँ और मैं दोनों को मिलाते जा रही हूँ, तो क्या हो गया, मेरे एक साथ 2 ग्रंथ हो गए, सिमिलर थे। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी चालाकी भी दिखानी होगी तैयारी के लिए। एक तो शॉर्टकट में नोट्स बनाइए, और सेकंड अगर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें तो इस तरह से करते हैं कि एचपी की मैम क्लासेस चल और रही है, मैं साथ में घेरण लेके चली गई। आप कह रहे कि शॉर्टकट नोट बनाइए, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं शॉर्टकट नोट्स बनाने, लेकिन उसमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, मतलब इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा होता है, तो फिर वो लॉन्ग वो हो जाता है। लगता है वो लगता है, और इसी चक्कर में नोट्स हो जाते हैं बड़े, इसी चक्कर में नोट्स होता है बड़ा। लेकिन वो तो ऐसा लगता है कि हर चीजें है, लेकिन देखो कुछ चीजें कॉमन होती है। अब जैसे हठ प्रतिक्रिया की भी बात बताऊं आपको पता है कि प्राणायाम कितना, प्राणायाम से लाभ कितने, तो आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको अभी पूछ देंगे हम सूर्य विधि का लाभ बताए, आप तुरंत बता देंगे, कृमि दोष उसका लाभ है करके, है ना। तो उनको आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें से मेन जो मुझे नहीं पता, जिसको मुझे रिकॉल करने में टाइम लगता है, उन चीजों को आप की में डालिए ना। जो चीजें पता है कि जनरली हम सुनते हैं, उनको उनको इतना डिटेल लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। चंद्रकला मैम पूछना चाह रही हैं कुछ, चंद्रकला जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जेआरएफ के लिए अपने को कितनी बार कोर्स को रिवाइज करना जरूरी है, मतलब आपने कितनी बार कोई रिवीजन लिमिट नहीं किया? है, इसका तो देखो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, इसलिए आप करते जाइए। अपने आप को समझिए कि मुझे कुछ नहीं आता, और हर बार वैसा ही पढ़िए जैसे मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। आज भी अगर मैं पढ़ूं उपनिषद और कोई भी ग्रंथ, तो ऐसा लगता है कि आज फिर कुछ नया सीखा। तो हर बार एक नए मतलब कि नए फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ ऐसा ही पढ़िए, चाहे आप उसको 10 बार भी क्यों ना पढ़ चुके हो उस ग्रंथ को। एक एक वर्ड टू वर्ड जाइए, चाहे कितने बार भी आप क्यों ना पढ़ चुके हो। तो मैं तो यही मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि हर बार एक नया ही चीज आपको जानने मिलेगी, अरे ये कैसे मिस हो गया था, ऐसे ही लगेगा आपको। विशाल जी, सवाल है शारदा जी, खत्म नहीं होने वाला है, जी आपको सर। दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, विशाल जी। हाँ सर, जी सर बताइए। प्रणाम आपको। बताएं। और श्रद्धा मैम आपको भी नमस्कारम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आप मैम, नमस्कार। हम लोग साथ में ही कभी ग्रुप स्टडी करते थे, और आज आपको जेआरएफ देख के बहुत खुशी हो रही है। मैम ये बताइए कि जैसे आप बहुत सारे दायित्व का निर्वहन करने के बाद भी कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करें, क्योंकि पढ़ाई तो होती है एक टाइम पे और पीक पे भी जाता है, फिर बीच बीच में ब्रेक हो जाता है और लंबा गैप हो जाता है, तो कंटिन्यूटी कैसे करें, इस पे कुछ प्रकाश डालें आप। देखिए जिम्मेदारी तो मैं कहूँगी जेब से ज्यादा तो मैम उसके लिए क्या मोटिवेशन रहे कि एक बार ब्रेक होने के बाद फिर से शुरू हो सके। ब्रेक होने के बाद देखो, मैं भी जब पिछले बार जब नेट का एग्जाम देके आई, तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि मेरा जेआरएफ निकल, पढ़ना छोड़ दिया था कि मेरा तो जेआरएफ निकल ही जाएगा, लेकिन हुआ क्या, नहीं निकला। ठीक है, तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्फिडेंट आ जाता है हम लोग को ओवर सा कि हाँ अच्छा गया है, बढ़िया गया। मैं फर्स्ट टाइम दी थी, तो उस समय पेपर वाला था, पेन पेपर वाला, तो पढ़ना छोड़ दिया। 1 मंथ रिजल्ट आया, बोले अब तो बिल्कुल पढ़ने की और इच्छा नहीं हो रही है, कि मेरा हुआ ही नहीं। लेकिन ये चीजें आती, इस दौर से हर स्टूडेंट गुजरेगा, और यही वो है कि गिर के उठने वाली बात है कि कोई बात नहीं, करना तो है, तो फिर से उठिए और फिर से लेवल 1 से तैयारी कीजिए। मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमारा जो ग्रुप बना था वो पुंडलिक सर के साथ बना था, जिसमें पुंडलिक सर थे और सीमा जी थी, और बहुत मतलब है 5-6 लोग थे। हम लोग पढ़ते थे, बिल्कुल रैपिड फायर पढ़ते थे। 10 लोग थे। हाँ, तो हम सोचो उस समय से तैयारी चल रही है। फिर बीच में तो क्योंकि हमारा तो है कि लेडीजों के साथ चलता ही रहता है कि कुछ ना कुछ, तो फिर वो कंप्लीट करके, लेकिन यूनिट कंप्लीट करके हम लोगों ने ग्रुप छोड़ा था। फिर उसके बाद फिर उसमें भी पुंडलिक सर का निकल गया,
और भी कुछ थे, उनका निकल गया, मेरा नहीं निकला था क्योंकि मेरा एमए चल रहा था, तो मैंने एग्जाम ही नहीं दिया था, मेरा एमए कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर मेरा दूसरा ग्रुप बना अभी 1 साल पहले, तो उस ग्रुप में अगेन वैसा ही स्टडी किया। हम अपना खुद का एमसीक्यूज बनाते थे, सर के एमसीक्यूज तो हम करते ही थे, साथ में हम अपना भी वर्ड टू वर्ड एमसीक्यूज बनाते थे, ताकि जस्ट लाइक अगर मुझे शिव संहिता पढ़नी हो तो मुझे बुक में ना जाना पड़े, हम एमसीक्यूज पढ़ के ही आपका वो कंप्लीट हो जाए शिव संहिता। एमसीक्यूज में आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। तो हमारा अपना एमसीक्यूज होता था, हम जैसे 4 फ्रेंड्स थे तो हमने बांट लिया था कि इस यूनिट का आप एमसीक्यूज बनाएंगे, इस यूनिट का मैं बनाऊंगी। तो इस तरह से बांट के चीजें किया हमने, इसलिए हमें वो कम भी पड़ा और हमारे क्वेश्चन भी हो गए, एमसीक्यूज भी सबके आ गए। तो हमने बांट लिया वर्क को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता है कि आप भी ऐसा सर्कल बनाइए जिसमें आप अपने वर्क्स को बांट लीजिए। यस मैम, यस मैम। इसीलिए देखें इस बार जो हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन का कितना इम्पोर्टेंस है। जो लोग ग्रुप डिस्कशन को हल्के में ले रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है, और जो लोग ग्रुप डिस्कशन को बहुत सीरियसली लेकर के रोज पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत आनंद आने वाला, उनका रिजल्ट ही बहुत अलग होने वाला है। ये 2 उदाहरण आपके सामने, एक पुंडलिक सर मुस्कुरा रहे हैं, इधर शारदा मैडम मुस्कुरा रही हैं, दोनों लोग। तो अब आगे एक सवाल खत्म नहीं हो रहा। हाँ सर, हम लोग पहले डिस्कशन करते थे, करीब मुझे लग रहा है 1.5 साल हो गया होगा, उसके पहले ही जस्ट 1-1.5 साल। तो 10 लोग थे हम लोग, और वैसे काम बांट देते थे हम लोग, जैसे क्वेश्चन बना कर लाते थे एक टॉपिक का, और सुबह उसके बारे में डिस्कशन करते थे, और जो भी डाउट रहता है क्वेश्चन में उनसे पूछते थे, जो क्वेश्चन बनाया उनसे, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है, कहाँ से लिया गया है, मतलब सारी चीजों का डिस्कशन करते थे। तो एक बहुत अच्छे से स्टडी होती थी, और कोई 10 में से समझिए कोई क्वेश्चन बना लेकर नहीं आ रहा है तो फिर उनसे पूछते थे, बार बार पूछते थे, क्यों नहीं लेकर आ रहे, कौन सा काम में आप बिजी हो गए। मतलब इतना थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से डांटने टाइप हम लोग आप समझ सकते हैं कि कितना मोटिवेशन था कि क्लास इतनी हो रही है, उसके बावजूद आप जो है अलग से मेहनत कर रहे हो। सर बीच में बोलना चाहते हैं हाँ, कि अगर जो क्वेश्चन नहीं बना के आता था उसकी जवाबदेही तय की जाती थी कि आप पहले से सूचित करें कि आपके उस टाइम को कोई और रिप्लेस कर सके। देखिए सवाल अब और है, नीतू चौधरी जी बहुत प्रेशर बनाते थे सर, बहुत प्रेशर बनाते थे स्टार्टिंग में। हम लोग ग्रुप डिस्कशन 2 महीने सब दिन चला है, लेकिन पूरे क्वेश्चन बनाए। जो लोग अब इससे ये सीखने को मिल रहा है, जो जितने ग्रुप डिस्कशन अभी बने हुए हैं। और एक कहना था सर, जो मैंने कुछ क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन भी बनाए हैं, जो कुछ क्वेश्चन थे मेरे, जो मैं क्लास में करवाता था, वो भी क्वेश्चन है सर, वही के क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन बनाए थे सर। उसमें से वहाँ के सिस्टमेटिक पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक एक सूत्र श्लोक से सवाल बने हुए हैं, योग दर्शन के एक सूत्र से, और जो हठयोग के ग्रंथ हैं एक उस चैप्टर से बने हुए। क्वेश्चन जबरदस्त बनाती थी सर शारदा मैम जी, मजा आता था क्वेश्चन करने में। तो आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत के बाद जो है चमक आती है। और सर पता है इसमें क्या था, जो हम 10 लोग थे उसमें कोई एज में ज्यादा कोई कम था, लेकिन हम डांट देते थे अगर कोई लापरवाही कर रहा है, सीरियसली होके नहीं कर रहा, तो हम डांटते भी थे प्रॉपर। हो सके तो हम उसे ग्रुप से रिमूव भी कर देते थे, और हम आपस में अपना एग्जाम लेते थे। उसमें टाइम लिमिट होता था, उसके अंदर ही आंसर देना होता था, ताकि आप मतलब देख के आंसर ना कर सके। उस टाइम लिमिट में ही हम आंसर करते थे, और लास्ट में फिर सबका स्कोर देखते थे कि कितना आया है। तो इस तरह से काफी सीरियसली होके पढ़ाई हुई थी उस समय तो हमारी। बहुत अच्छा। नीतू जी क्या सवाल पूछना चाह रही हैं? सवाल पूछने से पहले सतर्क भी हो जाइए कि आप लोग कितना सीरियस हैं इस मामले में। हाँ, प्रणाम सर। दी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप जैसे बोल रहे हो क्वेश्चंस बनाते थे, जैसे एक एग्जांपल किस तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हैं? क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप शुरुआत कीजिए बनाने की, फिर आप देखिए कि नेट जेआरएफ में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर आप देखिए क्या आपका क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है। क्योंकि देखो क्वेश्चन बनाना भी ना एक आर्ट है, अगर कहूँ तो क्वेश्चन बनाना भी एक आर्ट है। क्योंकि आप तो जनरली इसमें हठपदिका में कितने प्राणायाम दिए हैं, इसमें कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है, तो ये सब तो बहुत कॉमन से क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन जेआरएफ पूछता भी नहीं है नेट जेआरएफ। तो आपको उन्हीं क्वेश्चन को शब्दों के हेरफेर से कैसे घुमाओगे ये मायने रखता है। क्योंकि आप देखिएगा सारे अगर एमसीक्यूज पुराने निकालेंगे प्रीवियस ईयर के, तो आंसर तो बड़ा सिंपल सा रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है, जो हमें पजल करता है, जिससे हम समझ में नहीं
आता कि ये आंसर इसका यही है, ये तो वही वाले नंबर का सूत्र था। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्वेश्चन बनाने हैं लेकिन बहुत अच्छे से घुमाते हुए। सिंपल क्वेश्चन मतलब कि उसका कोई माने नहीं है सिंपल क्वेश्चन का, क्योंकि वो नेट जेआरएफ चाहता ही नहीं है कि आपको सिंपल क्वेश्चन मिले। तो सिंपल को ही कितना हार्ड बना के प्रस्तुत किया जाए, यही क्वेश्चन बनाने का तरीका है। स्वाति वर्मा जी। हरिओम। हरिओम सर। दी यही तो पूछना चाहती हूँ कि हार्ड किस तरीके से बना सकते हैं, वो आपने उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा नीतू जी पहले पढ़ेंगे तब तो बिल्कुल होगा। पढ़ना पड़ेगा। और जेआरएफ के जो क्वेश्चन हम लोग जो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज कराते हैं उससे तो आइडिया लगता है। और दी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे सर इनफ है, वो जो हमें पढ़ाते हैं उसमें सूत्रास भी ऐड करते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो ऐड करते हैं हमारे नोट्स में। जैसे हम घेरण संहिता ले रहे हैं, तो क्या स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे सूत्र वहाँ पे श्लोक हमें देखने चाहिए, या फिर जो सर दे रहे हैं वो इनफ है हमारे लिए? या आपको आता है? श्लोकास पता होने चाहिए, बट लर्न, क्योंकि हमारी भी एक माइंड की लिमिट है, तो अब जो मेन है उनको लर्न कीजिए। बाकी लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया है। ओके। ठीक है, आपको पता, मैं नहीं कहूंगी कि आप पूरा रट्टा मार दो, पूरा लर्न कर लो घेरण संहिता चाहे कोई भी ग्रंथ हो। आप मेन को लर्न कीजिए, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि ये श्लोक ऐसा, इस टाइप का श्लोक इस ग्रंथ के अंदर है, ये भी पता होना मैम चाहिए आपको। मैम इतना पढ़ने के बाद आपकी नींद पूरी हो जाती थी? एक यूजुअली क्वेश्चन है। देखो, जब मैं कहती हूँ कि अगर सोने पे ही ध्यान रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे। 3-3 घंटे की भी, 2-2 घंटे की भी नींद होती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो लास्ट के टाइम पे ऐसा हुआ था। बाकी तो बड़ा अच्छे से चैन की बांसुरी बजाई है मैंने, बस एग्जाम के जो 1-2 महीने होते हैं ना, उसमें नींद उड़ती है। यानी कि हमें अभी से उड़ा देनी चाहिए नींद, ऐसा है? नहीं मैम, बिल्कुल उसके बिल्कुल। जो लेकिन आप ये शवासन है ना, सोचिए, जो थोड़ी देर के लिए। ये जो फल है, ये 2 साल 2.5 साल के बाद मिला है चखने को, तो वो मेहनत वहां से बरकरार है। तो तब जाके वो आपको ऐसा हो जाता है ना कि आपको नींद में भी कोई पूछ दे कि इस चैप्टर में क्या है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो इतने बार रिवाइज हो चुका रहता है कि आपको वो चीजें रिकॉल हो जाती है। तो 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के अगर सोचते हैं कि इनफ है, तो नहीं, कोई लिमिट नहीं है। जब भी भूलो वापस से बुक को शुरू से पलटना शुरू कर दो। एक भी चीज भूल रहे हो तो आप समझो कि आपको फिर से लर्न करनी है सारी चीजें। वो ये ग्रंथ ही ऐसे हैं मैम, जैसे सिद्धार्थ पद्धति पढ़ाया सर ने, तो पढ़ना पड़ेगा, वो बार बार भूल जाएंगे, ऐसा ही है सारे ग्रंथ। मैं आपको बस एक मूल मंत्र ये दूंगी, जब आप घेरण संहिता पढ़ो तो आप जो है कभी घेरण मुनि बन जाओ, कभी चंड का पाली बन जाओ। जब हट प्रदीपिका पढ़ो तो आप ही स्वात्माराम बन जाओ, और उसके अंदर घुस के फिर ऐसा पढ़ो कि मैं ऐसे जान रही हूँ। शिव संहिता पढ़ो तो आप ही शिव बन जाओ, कभी आप ही पार्वती बन जाओ, और ऐसा घुस के पढ़ो उसके अंदर कि आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। अगर मैं बहुत पर्सनल आपको चीजें बताऊं, जब इतना घुस के पढ़ते ना तो कुछ ऐसा था कि ये तो बहुत अच्छा था, ये तो मुझे समझ में आया नहीं था, ये कैसे अब समझ में आ गया। तो कहते ना कि जब आप इतनी श्रद्धा से चीजें करते हैं तो परमात्मा भी आपका उतना ही साथ देता है। तो कुछ चीजें तो ऐसी होती थी कि मैं बोलते बोलते, जैसे कभी हम ग्रुप में पढ़ते थे तो मुझसे जब क्वेश्चन करते थे, वो ऐसा होता था कि मैंने नहीं बोला वो चीज, लेकिन वो निकली, वो सही वर्ड निकला है, लेकिन मैंने नहीं बोला वो। ऐसा भी होता है, लेकिन आपका वैसा ही उसमें लगन होना चाहिए। इस तरह से आपको डूबना है उस ग्रंथ के अंदर। चाहे कुछ भी पढ़ो, उपनिषद पढ़ो तो आप ही श्रुति बन जाओ। मैं ऐसा ही करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको आज आपने क्लास रखा, बहुत थैंक यू मैम। हेल्प मिला, बहुत हेल्प मिली इस तरीके से हमें आगे और बढ़ने के लिए। थैंक यू सर। तो देखिए कितनी मतलब दिव्य बातें हो रही हैं कि आसान नहीं है, उसके लिए आपको दिल से जुड़ना पड़ेगा, दिल से जुड़ना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। ध्यान हो गया, ये समाधि हो गई, लीनता आ रही है, तब जाकर के मोती की प्राप्ति होती है, उस एक रिजल्ट की प्राप्ति होती है। सर मेरे साथ ऐसी हुआ है, एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा करूँ तो। हाँ बताएं। मैं रात को जैसे लास्ट क्लास हमारी 9 to 10 होती है, तो मेरी नींद लग गई और मैं क्लास लेते लेते सो गया। देन मैंने फिर वो वीडियो रिकॉल करी तो ऐसा लगा कि मेरे को ये सब कुछ पढ़ा हुआ ही है, मतलब मैं दोबारा बस याद कर रहा हूँ, जबकि मेरी उस टाइम पे नींद लग चुकी थी। तो ऐसा होता है कभी कभार। योग निद्रा में यही है ना, जब आप योग निद्रा का पूरा पढ़ोगे
तो सत्यानंद सरस्वती जी ने निरंजनानंद जी को इसी तरीके से योग निद्रा में चीजें याद करवाई थी। रात को वो रिकॉर्डिंग चला देते थे और सुबह में उसी पाठ को उनको याद करवाते थे, वही चीज पढ़ाते थे। तो एक अलग विधा, पूरी अपना एक पूरा योग का वो विज्ञान है योग निद्रा का। बहरहाल अगला सवाल है, सवाल देखिए खत्म नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। स्वाति वर्मा जी, छोटा सवाल पूछिए ताकि बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको भी मौका मिले थोड़ा। नमस्ते शारदा जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्ते, धन्यवाद। जी, आज आपकी बातें सुन के जो थोड़ी सी नर्वसनेस मुझे आ गई थी, क्योंकि 2 बार मैं बीमार पड़ चुकी इसी में पढ़ाई के दौरान ही, और ऐसा लगा था बीच के क्षण कि अब पढ़ाई तो छोड़ देना चाहिए बिल्कुल ही। लेकिन मेरा ग्रुप जो है जिसको उसने सर का बनाया, उसमें सारे लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं और बहुत मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं आप वापस आइए करके। तो अभी बीच में मैं थोड़ा स्ट्रिक हो गई उनसे, और थोड़ा सा फीलिंग मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं गलत व्यवहार कर रही हूँ। लेकिन आज आपकी बातें सुन के लगा कि मैंने तो उनको धमकी दी कि मैं लेफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन आप बोले कि उन लोगों को रिमूव कर देना चाहिए जो नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे अब बहुत कुछ आज आपसे जानने को मिला है कि पढ़ाई के दौरान हमको क्या क्या नहीं बनना पड़ता है। कोशिश करेंगे कि आपने जितनी सारी बातें बताई हम उन सबको फॉलो कर सकें, और जो एक लक्ष्य है हमारा जहाँ तक पहुँचना है पहुँच जाएं। क्योंकि मुझे लगा कि बस इतना भी नहीं हो रहा है तो पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन आपने बताया ये जर्नी तो लंबी रहती है और आपको भी टाइम लगा पहुँचने के लिए। तो आई होप हम लोग सब भी वहाँ तक पहुँच जाएं जो हमारा लक्ष्य निर्धारित है। एक आप सभी बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद। जो कुछ सीरियस लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनमें स्वाति जी एक हैं, और शुरुआत से बिल्कुल लगन के साथ पढ़ रही हैं। आपको जरूर सफलता मिलेंगी स्वाति जी, लगे रहिए। नेहा बिहोर जी कुछ पूछना चाह रही हैं, जल्दी से पूछिए नेहा जी। थैंक यू सर। फर्स्ट तो कांग्रेचुलेशन मैडम आपको। थैंक यू। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ योगा टीचिंग कर रहे हैं तो हम लोग का क्लासेस भी शुरू है, तो आपका भी क्लासेस शुरू था, भी योगा ट्रेनर हो, क्योंकि उससे भी फर्क पड़ रहा है बहुत। देखो मेरी खुद की 3 क्लासेस चलती है एज अ योगा टीचर। तो मैं सुबह 3 क्लासेस लेती भी थी, फिर पढ़ती भी थी, और हम ग्रुप स्टडी भी करते थे। तो इसमें मेरा बहुत योगदान मेरे दोस्तों का है। अगर मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगी, आज टाइम नहीं है, चल चुपचाप आ जा चुपचाप ग्रुप में जुड़ जाओ, हम लोग जुड़ चुके, तुम भी आओ। तो इस तरह से खींच खींच के लाया जाता था। तो इस तरह से दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जिनका वही लक्ष्य हो, उसी लक्ष्य को पाना। तो ऐसे दोस्त भी होने चाहिए साथ में जो आपको खींच खींच के लेके आए। ऐसा नहीं कि चल ठीक है आज पढ़ने का मन, तू भी मत पढ़, मैं भी नहीं पढ़ती हूँ। तो एक तो ऐसे दोस्त होने चाहिए। फिर आपको फैमिली का भी सपोर्ट मेरे को मिला कि मुझे नहीं उतना ध्यान देना पड़ा किचन वगैरह के कामों में। तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है इसमें, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब ना करे। हम एक रूम है मेरा, बस वहीं तक ही जर्नी सीमित थी कि वहीं तक ही बस बैठे बैठे कट जाते थे दिन वहां पे। तो इस तरह से टाइम निकालना पड़ता है। मैं कहूंगी एक्सक्यूज किसके लाइफ में नहीं होता, सबके पास एक्सक्यूज होता है, लेकिन जीतता वही है जो उनसे आगे बढ़ के टाइम निकालता है। मेरा तो माइक्रोवेव के ऊपर किताबें पढ़ी रहती थी, क्योंकि किचन में काम करी तो खोलते हो कुछ तो कर रही हूँ वहां पे, कुछ तो दिमाग में जाएगा। तो इस तरह से टाइम निकालना पड़ता है, सबको टाइम निकालना पड़ता है। थैंक यू मैम। आद्रा जी पूछना चाह रही जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक्स उठा के क्वेश्चंस पूछते हैं और उपनिषद और बाकी सब पे मंत्रास को लेके, तो उन सबको कैसे कवर करना है? इतना सब लर्न करना तो मुश्किल है, उन क्वेश्चंस को कैसे कवर किया? देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ महीनों की जर्नी नहीं है, ये 2 से 2.5 साल की मेहनत होती है। तो गीता को भी आपको श्लोक बाय श्लोक जाना होगा। लर्न करने की बात यहाँ पे मैं नहीं कह रही हूँ, लर्न कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकास होते हैं वही लर्न कीजिए, लेकिन बाकी आप श्लोक वाइज पढ़ते जाइए कि इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपके 4थे अध्याय में गुरु शिष्य परंपरा की बात की गई, वो हमको पता है।
15 में आपको ऊर्ध्वमूल अधः शाखम की बात की गई है। तो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न होने चाहिए। और कुछ है कि किस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है, किसमें प्रत्याहार की बात की गई है, किसमें आसन की बात की गई है, तो किस चैप्टर के अंदर, किस अध्याय के अंदर क्या दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो श्लोक वाइज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप श्लोक वाइज पढ़ते जाइए, किस अध्याय में क्या क्या दिया है, फिर उनमें से छाटिए कि इसमें से ये लर्न करने वाली है और ये के अंदर ये चीजें दी हुई है। मैंने एक रफ में प्रॉपर नोट्स बनाए थे कि इस अध्याय के अंदर ये बातें कही गई है। तो ऐसे आप नोट्स तैयार कीजिए, फिर उनको पढ़िए, अपने नोट्स को पढ़िए, तब फिर आपको चीजें लर्न रहेंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि श्लोक्स जो है उनके अंदर से मेन निकालने। बिल्कुल। और श्लोकास भी निकालिए, श्लोकास भी निकालिए कि ये श्लोक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रत्याहार के हो गए, कुछ आसन के हो गए, कुछ प्राणायाम के श्लोकास है, और जैसे मैंने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा की बात जहाँ की गई है, ऐसे कुछ कुछ निकालिए अपने से कि ये श्लोक्स इंपॉर्टेंट है। फिर किस अध्याय के अंदर क्या इंपॉर्टेंट दिया वो निकाल के रखिए नोट्स में अपने, और यही एग्जाम के टाइम पे आप देख के जाइए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। अंतिम सवाल राम वल्लभ जी, बस जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ जी, नमस्ते जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने तैयारी की है, तो हट्ट प्रदीपिका, हट्ट रत्नावली, घेरंट संहिता, फिर गोरखी संहिता, वशिष्ठ संहिता, जोगबीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति तो बहुत डिफिकल्ट लगा। फिर शिव संहिता भी बहुत बड़ा है, तो उसको मतलब जैसे आप सिंपल से डिफिकल्ट गए वो बहुत अच्छा लगा। गीता भी इंग्लिश में मैं कोशिश करता हूँ कुछ भी क्लास नहीं मिस करूँ, तो वो तो जारी रहता है। और गीता का भी क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करवाए, तो बहुत अच्छा हुआ। और जो ग्रुप डिस्कशन भी कर रहे हैं वो भी अच्छा है। मतलब आप जैसे मैडम बोल रहे थे कि हमको ग्रे एरिया ढूंढना होगा जहाँ क्वेश्चन बन सकता है ना। तो जो जहाँ क्वेश्चन नहीं हुआ है तो PYQ में वहाँ हमको ढूंढना है। तो बहुत अच्छा बात बोले, हमको योगो कर्म से कौशलम जैसे हमको ढूंढना पड़ेगा कैसा, जैसे आपने बोले बहुत अच्छा बात बोले। तो मेरे को ये डिफिकल्ट है कि मैं उड़ीसा से हूँ, और ये जो हिंदी का भी कम्युनिकेशन क्वेश्चंस वगैरह है थोड़ा समझ में डिफिकल्टी आ रहा है। तो इंग्लिश में अगर क्वेश्चन होता तो मेरे को भी थोड़ा मैंने थोड़ा ये होता। और जो सर ने दिए थे वो नोट भी कवर नहीं हो पा रहा था। जैसे आकांक्षा जी बोल रहे थे कि टाइम नहीं मिल रहे थे, मतलब मैंने पढ़ाई करना फिर उसको रिवाइज करना। मेरे पास बहुत सारा मेरा डांट पड़ता है कि क्यों इतना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। मेरा बेटा BHU में फाइन आर्ट कर रहा है, बड़ा बेटा, छोटा बेटा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं बेटा को बोला कि मैं भी अगले साल नीट देने का जा रहा हूँ और योगा मैंने ऐसे बोल रहा था। बाकी अभी भी PhD कर रहा हूँ मैं, और फिर PhD कर रहा हूँ कल्चर यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर। मेरा छूट गया था टूरिज्म का जो है, मैंने PhD कर रहा था वो छूट गया। मैं सर का इतना अच्छा मैंने किताबें हैं और इतना अच्छा प्रिपेयर कराते हैं, कुंडलिक सर और कौशल सर बहुत अच्छा प्रिपेयर करा रहे हैं। मैं तो बोल रहा था कि ऑल इंडिया में मैंने बहुत अच्छा ये हो रहा है, और सबका गाइड चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम। और ग्रे एरिया हमको ढूंढना है कहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है ऐसे करके। ठीक जी, थैंक यू। राम वल्लभ जी खुद एक्चुअली में मेरे पास मैंने बहुत मीटिंग वगैरह रहता है, थोड़ा कुछ क्लास अटेंड नहीं कर पाते, फिर वीडियो भी नहीं देख पाते। मतलब वीडियो देखने के लिए भी 1 घंटा चाहिए, मैंने 2 घंटा चाहिए, वीडियो भी देख नहीं पा रहे। उसको 2x से 1.5x फॉरवर्ड करके फिर देखना पड़ता है। मतलब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को। होटल का 4 होटल है, 4 सेंटर है, सबको मैनेज करते हुए करना बड़ी डिफिकल्ट होता है। थैंक यू मैम। अच्छा बताऊं कि राम वल्लभ जी का पुरी में, जगन्नाथपुरी में 4 होटल है। आप लोग जाएं तो वहां पर जो है जरूर इनके होटल में रुके। अपने योग परिवार के, गुरु परंपरा योग परिवार के सदस्य हैं, वहीं रुके। अब
अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इनका नंबर लीजिए और इनको फोन कीजिएगा, मैं अभी तो होटल में। मेरा, हाँ जी, अभी स्टेट का मेरा कंपटीशन कराना है, अस्मिता गया, फिर ये गया, सब दायित्व भी मेरे ऊपर आ गया है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी हो गया। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत मैं एक बधाई। बात कहना चाहूंगी, ये सर जो अभी बात कर रहे हैं रामबलम जी, इतना बिजी होने के बाद भी ग्रुप में बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्टिव, हर चीज का मैं आंसर मैं करते मैं सबको तंग करता हूँ पीडीएफ भेज भेज के। तो थैंक यू। सर के पास मैंने हर एक पीडीएफ होती सॉरी है। सॉरी फॉर दैट। बहुत अच्छा, आप सारे पीडीएफ ग्रुप में शेयर करते रहते हो जानकारी। हेलो आप सर। सर मैं ग्रुप शारदा मैम से एक बात हाँ हाँ शारदा मैम से एक बात कहना चाहता हूँ। वैसे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आज मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ इनसे, और जो भी ग्रुप में मैरिड जो भी हमारी बहनें हैं उनके लिए भी शारदा मैम बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन अब बन चुकी है, क्योंकि इतना सब फैमिली को संभालने के बाद भी आपने जेआरएफ निकाला। मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि मेरी तो एमए भी चल रही है और मेरे पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि मेरा जेआरएफ क्यों नहीं निकला। तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ आज उनको देख के। थैंक यू, धन्यवाद। अतुल जी जो अभी बोल रहे हैं, तो अतुल जी के बारे में बताऊं कि साधारण जगह से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि के नाम पर जो पतंजल पीठ है, पतंजलि हरिद्वार में बाबा रामदेव जी का, वहां से पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं रह रहे हैं। तो गुरुकुल परंपरा में रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। आपको सफलता जरूर मिलेगी अतुल जी, शारदा जी की शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी पीएचडी के लिए वहीं अप्लाई किया है, अब देखते हैं। ठीक है मैम, आइएगा, फिर आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। जी जी। आइए हम लोग इस जर्नी को अब आगे बढ़ाते हैं। शारदा जी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मैंने पहले ही शुरुआत में जब शारदा जी को कॉल नहीं किया था, उसी समय हमने कहा था कि मेहनत होती है आपकी, आपकी मेहनत की वजह से आपको सफलता मिली। 2.5 साल कितनी मेहनत, कितना कम सो करके कैसे इन्होंने गुजारा, तब जाके इनको सफलता मिली है। और क्रेडिट लेने के लिए योग संस्थान से चूंकि जुड़े हुए थे तो हम आ गए, हमें भी क्रेडिट चाहिए। शारदा जी हमारे साथ जुड़ी थी तो क्रेडिट हमें चाहिए, तो हम सर क्रेडिट बिल्कुल, लेने आ गए। लेकिन क्रेडिट सच तो यही है कि मेहनत शारदा जी का ही है, क्रेडिट किसी भी योग संस्थान का नहीं है। नहीं तो अगर योग संस्थान की क्रेडिट होती तो जितने स्टूडेंट्स हैं सबको पास हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारा काम था कि इनको सामने ला करके, अगर आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है तो कितनी अच्छी बात है, बस हम एक कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को। सर देखो, संस्था का योगदान तो है, क्योंकि मैंने जो नोट्स पढ़े वो तो यहीं के हैं, नोट्स सारे यहीं के हैं। पेपर 1 के भी नोट्स जो पूजा दी ने पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाई था। एमसीक्यूज भी यहाँ से कर रही हूँ, तो क्यों नहीं, योगदान तो है ही। हाँ, जो सेल्फ स्टडी फिजिकल जो हमें करना है अपना लगा के, वो तो करना ही पड़ता है। हम स्कूल जाते तो भी हमें होमवर्क तो करना ही पड़ता है। बस ये कि स्कूल था और होमवर्क करना पड़ता था, तो होमवर्क किए बगैर तो काम चलेगा नहीं ना। टीचर भी तो उनको मतलब पनिश करते हैं जो होमवर्क नहीं करते हैं, तो होमवर्क करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। इस बार कम से कम एक हुआ कि हमारे यहाँ से 28, पूरे देश में 28 में, आप देखिए कि पूरे देश में सिर्फ 28 जेआरएफ, एक जेआरएफ गुरु परंपरा योग संस्थान से शारदा जी हुई, और उन्होंने जितनी पढ़ाई हुई उसके अलावा कई गुना ज्यादा खुद की मेहनत उन्होंने किया। और मेरा सिर्फ इतना था कि उन्होंने जिस तरीके से मेहनत किया, जो की पॉइंट्स बताया है उन्होंने, उससे आप लोग प्रेरणा लीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। देखिए आपको भी सफलता जरूर मिलेगी, नहीं मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है, जरूर मिलेगी सफलता। अब एक बार फिर से शारदा जी को धन्यवाद करते हुए, बधाई देते हुए, आगे जो है पीएचडी जल्दी से जल्दी इनका शुरू हो जाए और फिर जेआरएफ भी मिले, और पीएचडी में भी उसी तरीके से अच्छा रिसर्च करे, और बाद में भी जुड़ी रहेंगी। इनको बीच बीच में हम बुलाएंगे, पीएचडी के दौरान भी आपका सब लोगों का मार्गदर्शन करती रहेंगी।